हेलो बच्चों, नीट विद कनु में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छा लग रहा है? आज हम बायोमॉलिक्यूल्स के एंडिंग पार्ट पर पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने सेल डिवीजन, सेल यूनिट ऑफ लाइफ और ये बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीट कर लिया है। आज आपका आखिरी लेक्चर है, ठीक है? आपके फैक्टर्स के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आप इस यूनिट को अच्छे से कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है? हमें मेहनत करनी है। मेहनत करते करते हमें क्या लेना है? एम्स लेना है कि किसी भी चीज़ से घबराओ मत। लाइफ में जो हो रहा है, धीरे चल रही है गाड़ी, नहीं समझ आ रहा है, टाइम दो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन दो, थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास रखो, सब चीज़ होगी, सब चीज़ होगी। ट्रस्ट मी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे हो नहीं पाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हमारा छोटू सा लेक्चर बच्चा है, उसे कंप्लीट करते हैं हम। चलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में आगे। हमें देखने हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम, 3 फैक्टर होते हैं जो एंजाइम को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट। टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट। आओ फिर ब्लैंक पेज लेते हैं और समझते हैं इसको। सबसे पहले आते हैं हम आते हैं टेम्परेचर पर। टेम्परेचर का ग्राफ जो एनसीईआरटी ने दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया है। कैसा? ऐसा। कैसा ग्राफ दिया है आपको? ऐसा ग्राफ दिया है, ठीक है? आप एक चीज समझना कि जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हमने कल पढ़ा था टेम्परेचर इंक्रीज कितना? 10 डिग्री सेल्सियस। हर एक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 2x हो जाता है। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका जो रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ऐसे ही अगर टेम्परेचर डिक्रीज करें, हर एक 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होने पे जो आपका एंजाइमेटिक एक्शन होता है, वो एंजाइमेटिक एक्शन कितना? हाफ रह जाता है। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना 2x एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। जितना हम टेम्परेचर कम करते हैं उतनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी हाफ हो जाती है। ये चीज़ समझ आई? उसके बाद अगर हमें मैक्सिमम एक्टिविटी चाहिए, मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी चाहिए, तो हमारा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमम। हमारा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है? ठीक है। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हमने देख लिया कि एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। आपका टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो वो हाफ हो जाएगी, अगर इंक्रीज होगा 10 डिग्री सेल्सियस से तो वो डबल हो जाएगी। बट एज अ ह्यूमन नेचर हमें हर चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है। हर चीज़ क्या होती है? ज़्यादा होती है। अगर टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दोगे, अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा आग दे देंगे तो वो क्या होगी? जल जाएगी। क्या होगी? वो जल जाएगी। ऐसे ही जब ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाता है तो एंजाइम क्या हो जाता है? डीनेचर, अपना नेचर ही खो देता है। एंजाइम डीनेचर्स कैसे? स्ट्रक्चर भी उसका डिसरप्ट हो जाता है और फंक्शन भी, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डीनेचर हो जाता है एंजाइम। ये तो बात होगी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो जो एंजाइम होता है, एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनएक्टिवेट। एंजाइम ही इनएक्टिवेट हो जाता है। एंजाइम को एक वो एक्टिवेशन एनर्जी जो उसे स्टार्ट करने के लिए चाहिए थी रिएक्शन के लिए, वो मिल ही नहीं रही है। टेम्परेचर मिल ही नहीं रहा है उतना, तो एंजाइम क्या हो जाएगा? आपका इनएक्टिव, ठीक है? ये होगी आपकी टाइम की बात, टेम्परेचर की बात। इसके बाद आते हैं हम पीएच पर। सेकंड पॉइंट इज पीएच। पीएच का ग्राफ भी कुछ इसी तरह से है। पीएच का ग्राफ भी एनसीईआरटी ने इसी तरह से दिया है। तो मतलब
ऑप्टिमम पीएच पर क्या होगा? ऑप्टिमम पीएच पर आपकी होगी मैक्सिमम एक्टिविटी। ऑप्टिमम पीएच पे क्या होगी आपकी? मैक्सिमम एक्टिविटी। देखो इस पॉइंट पे आपकी मैक्सिमम एक्टिविटी। उसके बाद इसमें भी वही होगा, पीएच कम करेंगे तो आपका एक्टिविटी कम हो जाएगी, पीएच ज़्यादा करेंगे एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। आपका काम एक ही हो सकता है, लेकिन एंजाइम कौन सा एक्ट कर रहा है उससे डिफरेंस आ सकता है। जैसे आपके पास प्रोटीन डाइजेशन कराना है, प्रोटीन डाइजेशन कराना है, प्रोटीन डाइजेशन कराने के लिए आपके दो एंजाइम होते हैं, एक होते हैं पेप्सिन और दूसरा होता है आपका ट्रिप्सिन। दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्ट कराते हैं, लेकिन दोनों पीएच अलग अलग पीएच पे काम करते हैं। पेप्सिन आपका एसिडिक पीएच में काम करता है और ट्रिप्सिन आपका बेसिक पीएच में काम करता है। पेप्सिन कैसे काम करता है आपका? एसिडिक पीएच में, और ट्रिप्सिन कैसे काम करता है आपका? बेसिक पीएच में। आपको समझ आया पीएच कैसे किसी एंजाइम को प्रोटीन के लिए फॉर्म कर रहा है? पेप्सिन को एसिडिक पीएच और ट्रिप्सिन को बेसिक पीएच, और काम क्या कर रहे हैं आपका? प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको? आपको अब समझनी है तीसरी चीज, जो कि है आपका, जो कि क्या है आपका? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्या समझना है आपको? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका इनहिबिशन वाला टॉपिक बहुत क्लियर रहेगा। या आप एनसीईआरटी से समझे तो बेहतर है। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था ये देखना था मैं। Temperature and pH. Enzyme generally function in a narrow range of temperature and pH. Each enzyme shows its highest activity at a particular temperature, जो कि optimum temperature. pH called the optimum temperature and optimum pH. Activities decline below and above the optimum level. Low temperature preserve the enzyme in temporarily inactive state, whereas high temperature destroy the enzymatic activity because proteins are denatured. ये आपको ग्राफ दिख गया दोनों का? ठीक है। उसके बाद है आपका concentration of substrate. With the increase in substrate concentration, the velocity of enzymatic activity rises at first. The reaction ultimately reaches a maximum velocity which is not exceeded any further in concentration of the substrate. इसके लिए 1 मिनट आप मेरे साथ एक डायग्राम देखो, एक ग्राफ देखना। ठीक है, ये है आपका सबस्ट्रेट, ये है आपकी वेलोसिटी जिससे वो बाइंड कर रहा है। मान लो ये आपका प्रोटीन है, ये आपका सब्सटेंस, इसमें ये क्या है आपकी एक्टिव साइट, ये क्या है आपकी एक्टिव साइट। इसमें किस तेजी से सबस्ट्रेट बाइंड करेगा उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, ये ग्राफ देखो आप, ये क्या है आपका? ये आपका है वेलोसिटी मैक्सिमम। ठीक है, ये आपका है हाफ वेलोसिटी, ये है आपका सबस्ट्रेट, और ये है आपका Km, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं माइकलिस-मेंटर कांस्टेंट। माइकलिस-मेंटर ने इसको सर्च किया होगा तो उसी के नाम पे ये रख दिया। ठीक है, एक बात सोचो आप, एक एग्जांपल देखो। जनरली ऐसा होता है कि हम जब बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि कोई अगर अच्छी जगह जाना होगा ना हमें, तो हम पहले से थोड़ा पेट खाली रखते हैं कि नहीं मैं तो अभी कुछ खाऊंगा ही नहीं, रात को मुझे उस फलाने जगह पे जाना है और वहाँ जाके बहुत सारा खाऊंगा क्योंकि मैं भूखा होऊंगा। ठीक है, चलो आप भूखे हो, आप एक बहुत अच्छी शादी में गए, आप जाते ही खाने पे टूट पड़े, खाने खा रहे हैं क्योंकि आप भूखे थे। आप क्या थे? भूखे थे, खाने पे टूट पड़े। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतना खा लोगे, फिर चाहे कितना भी टेस्टी खाना होगा आप खा ही नहीं सकते, आपका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। ऐसे ही एंजाइम कितना भूखा है और खाना कितना टेस्टी है, मतलब सबस्ट्रेट। आप कितने भूखे हो, खाना कितना टेस्टी है, वो डिसाइड करता है आपकी क्या कैपेसिटी रहेगी खाने की। आप तो भूखे हो, खाना सो है, आप भूख के कारण खाओगे तो सही, बट एक पॉइंट पे आके आप छोड़ दोगे, पेट भरने तक खाओगे।
जब खाना भी टेस्टी होगा, आप भी भूखे होंगे, तो आप मन भरने तक खाओगे। आप भूखे नहीं हो, खाना बहुत टेस्टी है, तो आप थोड़ा थोड़ा खाओगे, लेकिन बहुत जल्दी ऐसे रिटायर हो जाओगे, नहीं अब नहीं खाऊंगा। बात समझ आ रही है? सबस्ट्रेट कितनी तेजी से काम करेगा डिपेंड करता है कि एंजाइम कितनी ज़्यादा एक्टिविटी के साथ आ रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कितनी है। इसमें देखो, ये है S1, ये है S2 और ये है S3, ठीक है। सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2, सबस्ट्रेट 3, ये है एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3। सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसकी होगी? ये सबस्ट्रेट है, यहाँ पे अभी सबस्ट्रेट क्या है? भूखा है, सबस्ट्रेट भूखा है, ठीक है। एंजाइमेटिक जो एंजाइम है वो भी खाली है। एंजाइम के साथ बाइंड करने की जो एफिनिटी होगी वो S1 की, S2 की, S3 की, सबसे ज़्यादा किसकी होगी? S1 की, क्योंकि एंजाइम अभी भूखा है, तो सबस्ट्रेट ज़्यादा जल्दी बाइंड कर लेगा, तो एफिनिटी इसकी ज़्यादा। वहीं S3 अब भरता जा रहा है, उसका पेट भरता जा रहा है, उसकी एफिनिटी एंजाइम के लिए कम होती जाएगी, उसके खाने के लिए एफिनिटी कम होती जाएगी, तो यहाँ पे एफिनिटी कम, एफिनिटी डिक्रीज, ठीक है। एफिनिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, कोई दिक्कत नहीं। आपका सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। क्यों? सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। सबस्ट्रेट की एफिनिटी जैसे ख़त्म होगी, इसके बाद कितना भी टेस्टी खाना होगा, कुछ भी होगा, आगे कुछ होगा ही नहीं, रिएक्शन, कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलो, आपकी Km है, S1 के पास Km वैल्यू है, आपकी Km वैल्यू है 1, S2 के पास Km वैल्यू 2, Km वैल्यू 3। आपका जो ये कांस्टेंट है, आपको क्या लगता है कि एफिनिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका Km वैल्यू कम होगा या ज़्यादा होगा? इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा बाइंड कर पा रहा है, तो इसकी Km वैल्यू क्या होगी? आपकी कम, क्योंकि Km वैल्यू क्या होती है? Km वैल्यू होती है एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम, एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट, फॉर सबस्ट्रेट। एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए, आपका Km इनडायरेक्टली डिपेंड करता है एफिनिटी पर, क्योंकि आपका एंजाइम सबस्ट्रेट जितना भूखा होगा, सबस्ट्रेट जितना भूखा होगा उतना ही क्या होगा? एंजाइम उसे बाइंड करेगा, उसकी एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। अगर एफिनिटी ज़्यादा होगी, और Km क्या है आपका? Km है आपका एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम। Km क्या है आपका? एफिनिटी फॉर एंजाइम। एफिनिटी ज़्यादा है तो मतलब सबस्ट्रेट भूखा है, सबस्ट्रेट भूखा है तो आपका Km वैल्यू कम हो जाएगा। यहाँ पे एफिनिटी कम है तो इसकी Km वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। चीज़ समझ आई? ये था आपका कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। देखो क्या लिखती है NCERT। This is because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecule, and after saturation of these molecules, there are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecules. ये है इनहिबिशन, ये क्या है आपका? इनहिबिशन। अब हम देखेंगे आपका इनहिबिशन, क्या देखेंगे हम? इनहिबिशन, ठीक है। इनहिबिशन, इनहिबिशन मतलब कुछ चीज़ का इनहिबिट करना। इनहिबिट मतलब वो आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है, कम कर रहा है, और किसकी मदद से? आपका इनहिबिटर्स की। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? केमिकल्स। आपके NCERT में दो तरह की इनहिबिशन दी है। पहला है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और दूसरा है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।
दो ग्राफ हैं जिससे हम समझेंगे, ठीक है। ये देखो, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन देखते हैं, मतलब compete करना, किसी भी चीज़ के लिए compete करना। इसमें देखो, ये है आपका एंजाइम और यहाँ पे दो हैं, एक है ये सबस्ट्रेट और एक है ये इनिबिटर। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों की शेप सेम है, सबस्ट्रेट की भी सेम है और इनिबिटर की भी सेम है। सबस्ट्रेट कितने परसेंट, 50% जा सकता है यहाँ पे। इनिबिटर के चांसेस कितने हैं, 50%, क्योंकि दोनों की शेप सेम है। एंजाइम को तो शेप से मतलब है, एंजाइम को शेप से मतलब है, सबस्ट्रेट की भी सेम है, इनिबिटर की भी सेम है, तो 50-50% चांसेस है दोनों के आपके एंजाइम के पास जाने की। तो जब इतना कंपटीशन बढ़ जाता है तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। कंपटीशन बढ़ गया, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि अब एक सीट के लिए दो लोग हैं, तो डिवाइड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। इनिबिटर के आने पे इनिबिशन हुआ, ये इनिबिटर के आने से आपका सबस्ट्रेट की जो एफिनिटी है वो कम हो गई। आपकी एफिनिटी क्या हुई, कम। तो इसका मतलब केएम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, ज़्यादा। इनिबिशन प्रेजेंट है, इनिबिटर प्रेजेंट है, तो केएम वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनिबिटर के आते सबस्ट्रेट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो सबस्ट्रेट की एफिनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। इसमें देखो, ये है आपका कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का ग्राफ। आपके पास दो चीज़ें, ठीक है, ये है आपका ए, ये है आपका बी। पहले तो केएम वैल्यू 1 या केएम वैल्यू 2, कौन सी ज़्यादा होगी, केएम 1 ज़्यादा होगा या केएम 2 ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, केएम 2 की वैल्यू ज़्यादा होगी केएम 1 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबस्ट्रेट की जो एफिनिटी है वो कम हो गई है। सबस्ट्रेट की एफिनिटी कम हो गई है, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या प्रेजेंट है आपका, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। यहाँ पे सबस्ट्रेट की वैल्यू, सबस्ट्रेट की एफिनिटी कम नहीं हुई है, तो मतलब ये क्या है, नो इनहिबिटर। बी वाले के पास नो इनहिबिटर। इनहिबिटर प्रेजेंट है ए वाले के पास, तो इसकी एफिनिटी होगी कम, तो केएम वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा। बी वाले के पास आपकी इनहिबिटर नहीं है, सबस्ट्रेट एफिनिटी है अभी, तो केएम वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। आपको ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन समझ आया। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन समझ आया कि क्या होता है कॉम्पिटिशन। इसके एग्जाम्पल वो है आपका सल्फर ड्रग्स। कौन सा है आपका, सल्फर ड्रग। क्या करवाता है ये आपका, एंटीबायोटिक नेचर रखता है। दूसरा जो आपका दिया है वो दिया है मेलोनेट एंड सक्सिनेट, मेलोनेट एंड सक्सिनेट, ये भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कराता है। ऐसे ही हम अगर नॉन कॉम्पिटिटिव देखें, आपका ये एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका इनहिबिटर है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका इनहिबिटर है। जाएगा कौन एक्टिव साइट के पास, सबस्ट्रेट। जाएगा कौन, सबस्ट्रेट। बट ये बहुत दयालु है, ये कहता है तू भी कहीं जगह बना के रह ले मेरे अंदर, तो वो एक स्पेस क्रिएट कर देता है अपने अंदर जहाँ पे इनहिबिटर आ जाता है। लेकिन इससे मतलब नहीं है, सबस्ट्रेट अपना जा रहा है, 100% बाइंड कर रहा है, इनहिबिटर अपनी जगह जा रहा है। समझ आया, ये होती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इनहिबिटर की शेप आपकी सबस्ट्रेट के जैसे नहीं होती है, जो आपका रिएक्शन होता है उसको होने नहीं देता है, ये उसको रोक देता है। एंजाइम के साथ मिलके ये जो रिएक्शन होगी उसको रोक देगा, उसको रोक देगा, मतलब एफिनिटी इसकी हो जाएगी कांस्टेंट। अगर एफिनिटी सबस्ट्रेट की कांस्टेंट होगी तो केएम की भी एफिनिटी क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट। केएम की एफिनिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट। केएम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। आपका जब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट होता है तो केएम वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, कांस्टेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है, साइनाइड पॉइजनिंग।
साइनाइड पॉइजनिंग का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है। अब देखते हैं ग्राफ। तो ये देखो, Vmax 1, Vmax 2, इसमें देखो ये है आपका A, ये है आपका B। आपका V1 वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और ये देखो ये डिक्रीज हो रहा है V2 वैल्यू। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। आपका बी में क्या प्रेजेंट है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। Km वैल्यू आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, ये समझ आया। अब हम चलते हैं इसकी क्लासेस पर। ये आपका इनिबिशन मैंने बताया आपको। इसके बाद चलते हैं आपके क्लासेस पर। कितनी तरह की क्लासेस होती हैं आपकी, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमरेज और लाइगेजेस। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीरिडक्टेज। ऑक्सीरिडक्टेज से क्या मतलब होता है कि अगर पहले एक सबस्ट्रेट रिड्यूस है और बाद में आपका पहले एक रिड्यूस है और ऑक्सीडाइज है, तो आपका जो पहले वाला वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंजाइम विच कैटेलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट। ट्रांसफरेजेस मतलब कुछ ट्रांसफर करना है ऑब्वियसली। एंजाइम कैटेलाइजिंग अ ट्रांसफर ग्रुप ऑफ G बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एंड सबस्ट्रेट S। ये आपका सबस्ट्रेट से क्या लगाता है, G, और ये दूसरा सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, तो आपका रिएक्शन के बाद सबस्ट्रेट ज्वाइन हो जाएंगे और G आपका अलग हो जाएगा। हाइड्रोलेसिस से पता चल रहा है हाइड्रोलाइसिस होगा किसका, ईथर का, पेप्टाइड का, ग्लाइकोसिडिक का, CC बॉन्डिंग का, C हैलाइड बॉन्डिंग का, PN बॉन्ड का। लाइसिस क्या होता है, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लिविंग डबल बॉन्ड्स। मतलब एक ऐसा आपका प्रोसेस जिसमें हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा लेकिन डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब इससे ये दोनों अलग हो जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है। Isomerases include all enzyme catalyzing interconversion of optical, geometrical and positional isomers. Ligases कुछ चिपकाने वाला, मतलब linking together two compounds. Enzyme which catalyzes joining of CO, CS, CN, PO bonds. कोफैक्टर हमने पढ़ लिया था। कोफैक्टर हमने सारे प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और आपका मेटल आयंस, ये सब हमने क्या कल के लेक्चर में पढ़ लिया था। जिसने आज का लेक्चर ज्वाइन करने से पहले कल का लेक्चर नहीं देखा है, आप प्लीज़ जाके कल का लेक्चर देखें। हमने ये कोफैक्टर पूरा कर लिया है। इसी के साथ हमारा बायोमॉलिक्यूल्स फिनिश होता है। बायोमॉलिक्यूल्स आपका फिनिश होता है और आपको इससे इजी तरीके से, इससे ज़्यादा आसानी से कोई नहीं समझाएगा। यहाँ तक लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसे और लेक्चर लाऊं और आपको समझ आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ आया होगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझनी होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए याद करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। कल हम एक नई यूनिट शुरू करने वाले हैं, फुल जोश के साथ आइएगा। आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू होने वाली है, आपको प्यार हो जाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी से, खुद आप एक आधे डॉक्टर बन जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आज मैं आपके नोट्स अपलोड करने वाली हूँ। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डू सपोर्ट इट। थैंक यू सो मच।